अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो सवाल मैंने कल किया था ना SOFP के लिए, वो पल्प और सीड वाला, उसी को अब मैं SOCI के लिए कर रहा हूँ। तो एक और सवाल PDF आपके पास अवेलेबल है, वही मास्टर क्वेश्चन SOCI के नाम से। पढ़ लें सवाल। सवाल कल वाला ही है, इसलिए आपको एडजस्टमेंट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। सवाल वही वाला है, सिर्फ क्या है कि मैंने कल सवाल के अंदर SOFPs दी हुई थी, अब 2 SOCI दी हुई हैं। सवाल वही है। तो अगर आपको बिल्कुल भूल भाल गया तो सवाल दोबारा पढ़ लें, अगर कच्चा कच्चा दिमाग में है तो काफ़ी है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? SOCI भी और चेंजेस इन इक्विटी भी। ये सवाल पढ़ लें। मैं इसमें पहले SOCI बनाने लगा हूँ और फिर चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए SOFP और SOCI का कनेक्शन समझाऊंगा। तो पहले इसकी SOCI बनाते हैं, पढ़ लें सवाल।
डाटा सारा वही है। मैंने ना इस पर एक सेंटेंस ऐड, एक तो है कि एसओसीआई डाल दी, कल वाले सवाल में एसओएफपी थी। दूसरा मैंने एक सेंटेंस ऐड कर दिया सिर्फ कंटिंजेंट कंसिडरेशन वाला, उसके अलावा मैंने सेम रखा हुआ है, वही वाला बिल्कुल सवाल है। एक तो इससे मैंने आपको एसओसीआई की एक प्रैक्टिस और हो जाएगी, और दूसरा इससे सिखाना मकसद है कि अगर एक ही सवाल में एसओएफपी भी और एसओसीआई दोनों रिक्वायर्ड हों तो क्या करें, ये बात सिखाऊंगा। और इसके अलावा एसओसीआईई यानी चेंजेस इन इक्विटी तो सिखाऊंगा ही। सेल्स कितनी 140 और 141 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा अब कॉस्ट ऑफ सेल में चलो खैर 80 और 82। अच्छा इसका सोल्यूशन तो मैंने आपको दिया ही है, तो उसमें ना मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ये मैंने अलग वर्किंग्स नहीं किए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ऐड लेस हो रही थी ना, तो मुझे साथ अंग्रेजी भी लिखनी थी। ब्रैकेट के अंदर तो अंग्रेजी नहीं लिख सकूंगा मैं, तो बोर्ड पे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ। वैसे आपको जो सोल्यूशन दिया है उसमें अलहदा से मैंने अंग्रेजी लिख के कि कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या ऐड लेस किया है मैंने, यहां समझा रहा हूं तो ब्रैकेट में भी कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन 12 और 13, एडमिन 13, अदर इनकम 9 और 13, और पीपीटी टैक्स 15 और 18, पैट ओसीआई रिवैल्यूएशन है 18 और 15, और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई वर्किंग वन, और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू जी। पॉइंट नंबर 1, इसका क्या क्या इनकम स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा। डेफर्ड का आएगा, बिल्कुल डेफर्ड का इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर आएगा ना। अच्छा हम इस वक्त 2020 की एसओसीआई बना रहे हैं और एक साल पहले गुजर चुका हुआ है, क्योंकि 1 जुलाई 18 को एक्विजिशन की थी, तो 30 जून 19 पे एक साल गुजरा होगा और हम इस वक्त 2020 सॉल्व कर रहे हैं। तो डेफर्ड कंसिडरेशन की फाइनेंस कॉस्ट आएगी। डेफर्ड कंसिडरेशन गुडविल की वर्किंग में कल कर ली थी, कितनी निकली थी 7650। फाइनेंस कॉस्ट में 7650। अच्छा ये थी एक्विजिशन डेट पे, ये क्या हुआ एक साल बाद, और इस पे फिर 10%। ये करके क्या किया मैंने, उसको 2019 तक पहुंचाया। अब 2020 के लिए उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और पॉइंट 1 में कंटेंजेंट कंसिडरेशन है।
कंटिंजेंट कंसिडरेशन में एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू कितनी थी और उसके बाद ईयर एंड पे आके वो पूरी 3 हो गई थी, लेकिन पिछले साल तक कितनी थी? उतनी ही थी, यानी जो चेंज आया वो इस साल में चेंज आया। तो इसको भी फिर हम एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल कर लेते हैं। कितना चेंज आया? 49 था शायद, 1.75 इंटू 2800, 4900। ये वही जो हमने एस की रिटेन पी की रिटेन अर्निंग में नहीं लेस किया था कल, ये वही है, ये वही वाला 4900। तो ये चेंज 2020 में ही आया, 2019 तक नहीं था। और पॉइंट 1 में कुछ ये तो उसी वक्त ठीक कर लिया होगा, उसी वक्त बुक्स में से निकाल के ठीक कर लिया होगा ना, यानी 2019 में ही कर लिया होगा ये तो। ठीक, देखें वो तो आपको बैलेंस शीट, वो तो बैलेंस शीट का सवाल बना के दिया जा रहा है ना, वरना असल में क्या ये 2020 में इनकम आनी है? अच्छा ठीक है, 2019 में आनी है ना। अगर करना वाली तो रिटेन अर्निंग में ड्रेस कर लो। ये तो 2019 में देखें, वो तो सवाल 2020 का बना दिया, तो ये तो फर्स्ट करें 2019 में भी नहीं पता चला हो, तो ये तो 2020 का ही रिटेन अर्निंग में ठीक करेंगे ना, क्योंकि एरर है पिछले साल का, ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो हमारा एरर है कि हमने इसको ठीक नहीं किया हुआ था, तो उसको हम रिटेन अर्निंग में ठीक करेंगे। तो एसओसीआई में थोड़ी आएगा वो 8,000। जो लैंड हमने एज अ कंसिडरेशन दी थी वो 2019 में दी थी, तो 2020 का सवाल वैसे ही बना के दे दिया ना कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो तो सवाल बनाने में बना दिया, वरना असल में तो रिकॉर्ड हुआ होगा। और चलें अगर फर्ज करें असल में भी गलती हुई होती, अब हमें पता चला है, तो जब अब पता चला है तो इसको ठीक भी तो रिटेन अर्निंग में ही करेंगे ना, आईएस 8 एसओसीआई में तो नहीं करेंगे। और पॉइंट 1 में कुछ क्या? वो भी पिछले साल की है, एक्विजिशन कॉस्ट वो भी पिछले साल की चीज है। तो पॉइंट नंबर 1 पूरा हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का एसओसीआई से क्या ताल्लुक होता है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, तो प्लांट की 1 साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। अब मैं साथ ही ना एनसीआई की वर्किंग भी खोल लेता हूं, पढ़े की जरूरत। तो एस का पैट कितना है? एस का पैट 26,000। हाँ जी, पॉइंट 2 में क्या करूंगा? प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की 1 साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, यहां से लेस $3,000 एडजस्टमेंट थी और रिमेनिंग लाइफ 5 थी शायद, कितना हो गया? 600, यहां से लेस। और एसओसीआई के फेस पे क्या करूं? एक्सपेंस पे शामिल कर लेते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है पॉइंट 2 में तो नहीं, लेकिन पॉइंट 8 में लिखा हुआ है कि दोनों कंपनीज प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करती हैं। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल को डाल देते हैं। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो गई। लैंड, इसकी भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। बैलेंस शीट में क्या किया था इसका? ये बैलेंस शीट में बिक गई हुई थी, चलो शुक्रिया, ये बैलेंस शीट में बिक गई हुई थी। तो अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला एसेट सेल हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट थी? एक तो गुडविल की वर्किंग में लिखा था, दूसरा फैक्ट रिटेन अर्निंग में से लेस किया था। क्यों लेस किया था?
क्योंकि एस ने उसको यकीनन बेच दिया होगा। चले अब मैं आपको कल तो शायद समझाया नहीं था, अब समझाता हूं। एस ने एक, कितनी बुक वैल्यू थी इसकी, 15,000 बुक वैल्यू वाली जमीन 2020 में कितने की बेच दी? बताया भाई, 19,500 की बेच दी। तो एस ने इस पे 4,500 का प्रॉफिट अपनी अदर इनकम में डाल दिया होगा ना 2020 में। ग्रुप की नजर में ये लैंड 15 की नहीं है, कितने की है? 17। ग्रुप की नजर में तो 17 की है, तभी तो हमने एक्विजिशन डेट पे इसको 2,000 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिया था। तो ग्रुप की नजर में 15 वाली नहीं, ये 17 वाली लैंड है। तो ग्रुप की नजर में अगर 17 वाली लैंड 19,500 की बिकी तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 2,500। जबकि एस ने कितना बनाया हुआ है? तो ग्रुप की नजर से प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 2,000 ज्यादा बना हुआ है ना, तो क्या करें? 2,000 माइनस कर दें। ये वही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला 2,000 है, तो इसलिए उसको एस की रिटेन अर्निंग से लेस करने को कहा था, वो बैलेंस शीट में कहा था। अब हम एसओसीआई पे आते हैं। इस साल में एस ने वो जमीन बेची है, 2019 में नहीं 2020 में बेची है, तो उसने अदर इनकम बनाई होगी 4,500। ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 45 नहीं 25 होनी चाहिए, तो अदर इनकम से क्या करें? 2,000 माइनस कर दें, तो वो यहां से माइनस हो जाएगा। ये 2,000 वो लैंड की फेयर वैल्यू वाला 2,000 है, ये समझाई आपको मैंने बात। तो यहां अदर इनकम में से माइनस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड। इसका एसओसीआई से क्या ताल्लुक है? इसकी अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। अच्छा भूल गया, वो आपको इधर लाते रहते उधर भूल गया। चूंकि एस की हम चेंजेस कर रहे हैं ना, तो जो जो कुछ भी हम एस की फिगर प्लस माइनस करते हैं वो यहां भी करनी है। बैलेंस शीट के सवाल में ये एस की रिटेन अर्निंग से लेस की थी ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो वो यहां से लेस होगी लैंड की 2,000। ब्रांड की 1 साल की अमोर्टाइजेशन आएगी, कितने का था ब्रांड? 12,000 का, तो 12,000 वाला लाइफ थी 5, कितना आ गया? तो उस ब्रांड पे अमोर्टाइजेशन एस के प्रॉफिट्स में चार्ज होगी और एसओसीआई में एक्सपेंस बनेगा, तो यहां पर हम उसको एडमिन एक्सपेंसेस में प्लस 2,400। और हम ये पूरा बोर्ड दिखा देंगे। एनसीआई की वर्किंग में देखिए, एस के पैड में से ब्रांड की अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर वहां से चार्ज लेस हुई, चार्ज हुई, और इधर एसओसीआई में एक्सपेंस के फेस पे आ गई इधर। पॉइंट 3 में और कुछ, पॉइंट 4, तो कोर्ट केस पेंडिंग था 2019 में 2019 के शुरू में एक्विजिशन हुई, तब फेयर वैल्यू 7,000 थी। 19 एंड होते होते हमने उसकी 9,000 प्रोविजन बना दी, और 2020 में आके फाइनली वो सेटल हो गई। तो जो भी सेटलमेंट हुई होगी हमने उसको एक्सपेंस इनकम बनाया ही होगा ना, जो भी कमी बेशी हुई होगी। तो वो जो हमने कंटेंजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में भी यही बात बताई थी, कंटेंजेंट लायबिलिटी हमने अपने पास रिकॉर्ड की हुई थी कितनी? 7,000 ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस 7 की जरूरत है अब, 2020 में आके अब सेटल हो गए ना वो, तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और अब वो ईयर एंड पे बैलेंस शीट में ना हो, तो उसको क्या किया था? एस की रिटेन अर्निंग में ऐड किया था, तो वो अब एस के पैट में ऐड कर देंगे। तो वो जो 7,000 की हमने कंटिजेंट लायबिलिटी बनाई हुई है,
बल्कि 2019 में ही कर दिया था हमने वो तो। वो तो 2019 में प्रोविजन बना ली थी उन्होंने। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वो तो 2019 में ही प्रोविजन बना ली थी, ठीक है। तो उस 7,000 का कुछ भी नहीं आएगा। देखो 2019 में हमने इस 7,000 जो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाई हुई थी उसको 9 तक बढ़ाया, 2,000 और एक्सपेंस चार्ज किया, और वो जो एस ने अपने पास अकाउंटिंग की थी उसको हमने रिवर्स कर दिया। अब 2020 में आके लायबिलिटी सेटल हो गई, बस हो गई, जो भी कमी बेची थी वो एस ने एक्सपेंस बना दिया। हम पिछले साल 2019 में उसको 7 से 9 तक ले आए थे, 2019 की बैलेंस शीट बनाते हुए हम उसको 9 तक ले आए थे। अब हमारा और एस का पेबल टैली कर गया। अब उसके बाद इस साल जब एस ने 9 की बजाय 10,500 पे किया तो बाकी 1,500 उसने एक्सपेंस बना लिया होगा, तो बस ठीक है, बना लिया होगा एसओसीआई में आ रहा होगा। तो चूंकि 2019 में ही एस ने अपने पास एक प्रोविजन बना ली थी 9,000 पे, तो आपको सिखाया था कि अगर बाद में यानी ईयर एंड तक आते आते उसकी अमाउंट बढ़ गई है तो हम बढ़ा देंगे, तो हम उसको 7,000 से 2,000 बढ़ा के 19 में रिकॉर्ड कर लेते। चलें, अगर 2020 में आके प्रोविजन बनाई होती, 19 में ना बनाई होती, तो 19 में ग्रुप बैलेंस शीट में वो 7,000 पे ही आ रहा होता, और अब 20 में आके प्रोविजन बन गई होती 9,000 की, तो हम क्या करते, उसको 7 से बढ़ा के 9 करते, 2,000 का और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, 2,000 का और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, और जो एस ने किया हुआ वो रिवर्स कर देते। यानी नेट 7,000 पॉजिटिव ले आते। दोबारा सुने, एक्विजिशन डेट पे हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी 7,000 पे क्रिएट कर ली थी। मैं कह रहा हूं कि 2019 की इनकम स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं। 2019 में ईयर एंड पे आके एस ने प्रोविजन बना ली 9,000 की, तो बैलेंस शीट की हद तक अगर बात करें तो हमने वो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी 7,000 पे रिकॉग्नाइज की थी एक्विजिशन डेट पे, उसको बढ़ा के 9 करेंगे, 2,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, 2,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। और साथ मैंने लिखा हुआ था उसी नोट्स में नीचे कि अगर एस ने कुछ अकाउंट फॉर कर लिया हुआ है तो वो रिवर्स कर देंगे। तो एस ने 9 का एक्सपेंस बना लिया हुआ है ना, तो वो 9 का एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, यानी 2 का एक्सपेंस बनेगा और 9 का एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, यानी 7 का एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। और एस की रिटेन अर्निंग में ऐड किया था तो इसका मतलब पैड में ऐड कर लेते। तो 2019 में ये करते, 20 में मजीद कुछ नहीं करना, तो इसलिए 20 में इसका इफेक्ट नहीं आ रहा। ये 19 में करते हैं ना, 19 की एसओसीआई में ये कर लेते, एसओसी फॉर द ईयर होती है, उसमें अब जो एक्सपेंस आ रहा होगा तो कितना आ रहा होगा 19 की एसओसीआई में, वो जो ग्रुप एसओसीआई में नहीं सेपरेटली 9,000 का एक्सपेंस आ रहा होगा, 2,000 का एस की अपनी इनकम स्टेटमेंट में। एस को 7,000 से क्या कंसर्न है? उसमें तब रिकॉर्ड नहीं नहीं, एस की कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो यानी इसमें पूरा 9 आ रहा होगा, उसमें पूरा 9 आ रहा होगा। अब उस 9 में से हमने 7 तो कहा कि ये तो एक्विजिशन डेट से रिलेटेड है, तो इसलिए 7 का एक्सपेंस रिवर्स करके गुडविल की वर्किंग में ले गए। यानी 2 का सिर्फ रहने देना है। हाँ, अगला पॉइंट पॉलिसी नॉन कंट्रोलिंग परसेंट, ठीक है, आगे इम्पेयरमेंट, ये कल हम कर चुके थे, तो वही सारा दोबारा क्यों करना है, वो तुमने कर लिया था। हाँ, अगर सवाल ही सारा ये एसओसीआई का होता तो फिर प्रॉपर वर्किंग करते गुडविल की। अगर ये सिर्फ सवाल यही होता ना जो अभी है, यानी कल ना किया होता, तो फिर पूरी गुडविल की वर्किंग करते, क्योंकि गुडविल की वर्किंग होगी, गुडविल निकलेगी तो ही तो पता चलेगा इम्पेयरमेंट लॉस कितना चार्ज करना है। तो फिर हम बाकायदा गुडविल की वर्किंग करते हैं, जो कि मैंने इसके सोल्यूशन में की भी हुई है, क्योंकि मैंने तो इसका सोल्यूशन पूरा एसओसीआई के मुताबिक बनाया ना, तो मैंने गुडविल की वर्किंग देखें दोबारा लिखी हुई है, इंपेयरमेंट की दोबारा वर्किंग लिखी हुई है सोल्यूशन के अंदर, कर ली। 2020 का इंपेयरमेंट लॉस, पीपी का लॉस की बात करते हैं पहले।
जो पीपी का इम्पेयरमेंट लॉस होगा क्या करें, उसका एक्सपेंस बना देते हैं। तो एडमिन में ले आते हैं। कितना लॉस था? 78 था शायद। पीपी का इम्पेयरमेंट लॉस कितना बना था? 7800 शायद, 7800। तो वो एक्सपेंस बनेगा, और चूंकि ये एस के एसेट्स हैं तो एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से लेस होगा। चूंकि एस के एसेट्स की इंपेयरमेंट है तो एस के पैट में से लेस होगा। और गुडविल की इंपेयरमेंट कितनी है? 16040। चूंकि एस एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे था तो इंपेयरमेंट लॉस यहां से लेस नहीं होना, बस सिर्फ फेस पे आना है। 16040 ये हो गए इंपेयरमेंट वाले पॉइंट। अगला पॉइंट इंटर कंपनी सेल्स। तो जो सेल्स हैं 36,000 भी और 20,000 भी हैं, तो दोनों ही सेल्स, तो दोनों मिला लें 56,000। तो वो 56 का 56 यहां से भी माइनस और यहां से भी माइनस। और यूआरपी ये वही है जो कल हमने निकाल लिया हुआ था, एक गुड्स एंड ट्रांजिट का था और एक पड़े हुए स्टॉक का था। पी का कितना निकाला था? 1800 और एस का 2000। तो दोनों हैं तो यूआरपी ना, तो दोनों ही यहां पर ऐड हो जाएंगे। 1800 भी और एस का कितना बताया? 2000। ये वही यूआरपी जो कल निकाला था गुड्स का, यहां पर ऐड। और अगर एस सेलर है तो एस के पैट में से भी लेस। तो 1800 क्यों नहीं? वो तो पी सेलर था। आगे एस ने पी को प्लांट बेचा है, मशीन बेची है। तो इस मशीन का क्या किया था? एस ने इसको अदर इनकम बनाया होगा, तो एस की अदर इनकम में से निकाल लेते हैं। कितनी? 8,000। तो यहां से 8,000 अदर इनकम से निकाल लेते हैं। और चूंकि एस ने बेचा है तो यहां से भी निकाल लेते हैं। एस सेलर है ना, तो यहां से भी निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो रियलाइज हो गया है, तो एक्सेस डेप्शन की क्या ट्रीटमेंट? वहां से लेस कर देते हैं। वो बायर ने कॉस्ट ऑफ सेल में डाली हुई है, तो यहां से लेस कर देते हैं। कितनी? ये भी कल हमने निकाल ली थी, कल निकाली थी 8,000 इंटू 1900 डिवाइडेड बाय 38,000 करके। कल जब मैं इसका यूआरपी करा रहा था ना, तो 8,000 का वो पोर्शन लिया था जो 1900 और 38,000 की रेशो से बनता है। या दूसरा तरीका ये बताया था कि आप 1900 और 38,000 को सॉल्व करके डेप्शन रेट निकाल लें जो कि 10% बनता है, और वहां से 6 महीने की डेप्शन ले लें, तो कितना आ जाएगा? 400। तो उस 400 को यहां से निकाल देते हैं। और चूंकि एस सेलर था तो एस का ये प्रॉफिट रियलाइज हो गया, तो यहां ऐड कर लेते हैं। आप यहां 400 ऐड और 8,000 लेस करने की बजाय 7600 का यूआरपी भी लेस कर सकते हैं, जो कल एस की रिटेन अर्निंग से लेस किया था, वो भी कर सकते हैं। वही बात बन रही है। पॉइंट नंबर 9 डिविडेंड। तो एस ने अगर डिविडेंड बांटा है तो पेरेंट की वो अदर इनकम में आ रहा होगा। क्या करें?
निकाल दें अदर इनकम से। कितना था ये? 2800 था। तो पेरेंट की अदर इनकम से 2800 निकल जाएगा। उधर ही रहे। मेरे मूव करने के बाद मूव किया करें, क्योंकि वो फिर मेरे आगे खड़े होने से ना जो फिगर नज़र नहीं आ रही थी, ताकि नज़र आए। इसके बाद क्या है? टैक्स। तो एक तो टैक्स ये यहीं से पता चल जाएगा, ये सारी ही चीजें सिवाय इसके। सिर्फ इस डब्बे का टोटल करिएगा। हैं जी? नहीं कर लें, डब्बे का कर तो लें टोटल। टोटल में क्या हार्ज है? डबल 2 400। उसमें ना ब्रैकेट में फिगर लिख लो, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ फाइल में। ठीक जी, कितना बना? डबल टू 400। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा, अब अगर इतना हमने प्रॉफिट कम करना है तो टैक्स भी कम होगा ना।
और वो टैक्स डेफर्ड टैक्स ही है। लेकिन वो डेफर्ड टैक्स इस 22,400 पे नहीं 20,400 पे लगेगा। क्यों? इस पे नहीं है टैक्स, इस 2,000 पे टैक्स नहीं है, तो 20,400 पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 22 की बजाय 20,400 का 25%। 5,100। तो एस का पैट आ जाएगा दिस माइनस दिस प्लस दिस, 26,000 माइनस ये प्लस ये, कितना? ठीक, 8700। और आखिरी लाइन, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लें अगली लाइन, एनसीआई कितना? 30%। तो इस पे एनसीआई कितना आ जाएगा? इसके नीचे एक और लाइन 2610। अच्छा, अब ये टैक्स है तो टैक्स को भी यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ आते हैं, टैक्स कम करने को कहा है ना मैंने, -51। लेकिन ये तो एस वाली एडजस्टमेंट्स हैं, पी की भी एडजस्टमेंट थी एक, कौन सी? ये यूआरपी 1800। नहीं, सेल तो एलिमिनेट होती है ना, उससे तो प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता। ये यूआरपी बस, और कुछ नहीं किया, पी का और कुछ नहीं किया, बस सिर्फ ये 1800 यूआरपी है। तो यूआरपी से हमने प्रॉफिट को कम करना होता है, तो टैक्स भी कम होगा। तो -1800 का 25%। ये एस की एडजस्टमेंट्स का टैक्स इफेक्ट है, ये पी की एडजस्टमेंट्स का टैक्स इफेक्ट है। और ये टैक्स इफेक्ट्स आप तभी कर सकते हैं जब सवाल में टैक्स रेट दिया होगा। तो नहीं दिया हुआ तो फिर टैक्स इफेक्ट्स नहीं है। लपेटें इसको। कैलकुलेशंस भी चेक कर दो। कैलकुलेट करके बता रहे हो, देख के बता रहे हो? चेक करते जाना साथ साथ सॉल्यूशन से। 225 225 000। जीपी क्या आ गया? 115। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 22,000। एडमिन 55,140। फाइनेंस कॉस्ट 9842। अदर इनकम पीबीटी हम्म 37 चलो ठीक है। टैक्स हम्म 27450। पैट
रिवैल्यूएशन गेन सोल्यूशन ठीक है, मैच कर रहा है। जी सर 13068 बस एक का डिफरेंट है। ठीक, वो 99 9768 7158 एनसीआई का हिस्सा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में 2610 तो है ही है, प्लस 1500 का 30%। वन 1000 ये हो गया SOCI। अच्छा, अब इसी सवाल से आपको चेंजेस इन इक्विटी सिखाता हूँ, और चेंजेस इन इक्विटी सिखा के, चेंजेस इन इक्विटी बना के, तो बैलेंस शीट और SOCI में रिकंसिलिएशन भी दिखा देता हूँ। चेंजेस इन इक्विटी का मैंने एक साथ PDF फाइल अपलोड की हुई है, वो खोल के देखें, कल प्रिंट दिया था आपको। मिल गया? चेंजेस इन इक्विटी देखें, ये 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, वैसे तो उसमें और भी ज्यादा कुछ होता है। ये चेंजेस इन इक्विटी भी एग्जाम में टेस्ट हुई है, तो इसको भी कर लूंगा डिटेल से फॉर्मेट इसका डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी मेनली चूंकि कंसोलिडेशन एंगल से देख रहा हूं, तो इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं थी, वरना इसके अंदर IS 8 चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, फिर बोनस इशू, राइट इशू, तो वो उतना ज्यादा अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बस गिनती की 5 लाइनें लिख दी। चेंजेस इन इक्विटी होती क्या है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। चेंजेस इन इक्विटी ये होती है कि इक्विटी की जितनी भी लाइन आइटम्स हैं, उन सब के कॉलम्स आ जाते हैं, उन सब का ओपनिंग बैलेंस होता है, और ड्यूरिंग द ईयर जो जो इनमें ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं वो इसमें एडलेस हो जाती हैं। अब चूंकि कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि NCI पहले लेक्चर में बताया था है इक्विटी का हिस्सा, लेकिन इक्विटी में जो उससे ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं उनका एक सब टोटल अलग होगा, फिर NCI उसके नीचे अलग से आएगा, क्योंकि NCI इक्विटी का हिस्सा जरूर है, लेकिन NCI बस एक सिंगल लाइन आइटम है, उसके अलावा जो कुछ है वो सब ग्रुप का है। ये जब आपको बैलेंस शीट पहले दिन जब मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखा के सवाल कराया था ना बेसिक सा, तब ये बात की थी मैंने कि इक्विटी का हिस्सा है NCI, लेकिन इक्विटी से जो ऊपर लिखा होता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, वो सब वो हैं जो ग्रुप वाले हैं। NCI उनके नीचे अलग से आ रहा होता है, और उन ऊपर वालों का सब टोटल भी कर दें तो वो भी सही है। ये भी मैंने पहले दिन की थी बात। तो चेंजेस इन इक्विटी में ऐसा ही किया जाता है। इसमें आप देखिए कॉलम्स जो हैं, कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, इन सारों के ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है। ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी। एक इनका टोटल किया है, कॉलम आ गए, फिर NCI का कॉलम आया, और उसके बाद फिर ग्रैंड टोटल दोबारा आया। तो वो जो आखिरी कॉलम ग्रैंड टोटल है वो है तो पूरी इक्विटी का टोटल, लेकिन बीच में एक सब टोटल आया था जिसमें सिर्फ ग्रुप वाली लाइनें थी, फिर उस सब टोटल के बाद एक NCI का कॉलम आया, फिर उसके बाद फाइनल टोटल का कॉलम आया। ठीक है? अच्छा, अब इसमें 2 लाइनों पे मैंने वो मकड़ियां बनाई हुई हैं, एक डिविडेंड पे और एक जो S ने डिविडेंड बांटा है वो पेरेंट को भी मिला होगा। तो क्या वो ग्रुप की नजर से देखें तो बांट दिया गया है? वो नहीं, ग्रुप की नजर से तो वो कुछ है ही नहीं।
तो जो एस ने डिविडेंड पी को बांटा होगा वो इसमें शो ही नहीं होगा, वो एसओसी में शो ही नहीं होगा। तो फिर डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से लेस कौन सा हुआ है? रिटेन अर्निंग में से लेस हुआ हुआ, देखें डिविडेंड, डिविडेंड रिटेन अर्निंग से लेस होता है ना, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। तो ये कौन सी वाली फिगर है फिर? जो पी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा है। ये स्टेरिक लगा के ये नहीं लिखा हुआ। तो जो पी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा ना, ये वो है। लेकिन आप देखें एनसीआई में भी डिविडेंड के सामने कुछ लेस हो रहा है। ये कौन सा है? ये जो एस ने बांटा है और उसमें जो एनसीआई वाला रिलेटेड था, ये वो है। अभी जो सवाल किया था 4000 में से 70% हमारा था, तो 2800 हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया था, तो बाकी 30% एनसीआई का ना 1200। तो ये वो 1200 है जो एनसीआई के कॉलम में डिविडेंड के सामने लेस शो होना है। ये मैंने स्टेरिक लगा के नीचे लिखा हुआ। इसी तरह से अगर कोई राइट शेयर इश्यू हुए होते, कोई बोनस शेयर इश्यू हुए होते, तो एस ने जो शेयर इश्यू किए होते वो पेरेंट को भी इश्यू होते ना। फिर अगर राइट इश्यू होते तो वो क्या ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई शेयर इश्यू है? नहीं है। तो इसलिए अगर एस कोई शेयर इश्यू करेगा, राइट इश्यू वगैरह, तो जो पी को मिलेंगे वो चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आने, क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी में हम शेयर कैपिटल किसका लिख रहे होते हैं? चेंज बैलेंस शीट में इक्विटी में शेयर कैपिटल किसका लिख रहे होते हैं? सिर्फ पी का लिख रहे होते हैं ना। तो फिर शेयर कैपिटल के कॉलम के अंदर इश्यू ऑफ शेयर कौन से आएंगे? जो पी ने अपने लोगों को दिए हैं। तो लेकिन अगर एस ने को राइट शेयर इश्यू किए हैं और वो एनसीआई को इश्यू किए हैं, तो वो एनसीआई वाले कॉलम में आएंगे। ये डबल स्टेरिक लगा के लिखा हुआ मैंने नीचे। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड वाली बात हो गई, इश्यू ऑफ शेयर्स भी हो गए। लास्ट लाइन क्या है? सेकंड लास्ट, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या है? ये पैट का वो हिस्सा है जो पी के शेयर होल्डर्स को जाना है। तो ये वो फिगर है जो रिटेन अर्निंग में ऐड हो रही है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के सामने देखें, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की लाइन के सामने एक फिगर अदर रिजर्व्स में ऐड हो रही है, एक रिटेन अर्निंग में ऐड हो रही है। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में दोनों चीजें होती हैं ना, रिटेन अर्निंग्स पैट भी होता है और ओसीआई भी होता है। तो हम कह रहे हैं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। अब उसमें से जो पैट है और वो भी वो जो एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी है, वो कौन सा है इसमें से? ये है जो रिटेन अर्निंग के कॉलम में आएगा। ओसीआई के कॉलम में क्या आएगा? अदर रिजर्व के कॉलम में नहीं, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम है। इसमें से इतना रिटेन अर्निंग में और बाकी अदर रिजर्व में। ये मैं अभी सवाल को करता हूं ना, तो ये फिगर्स के साथ सामने आ जाएगा आपके पास। आखिरी कॉलम एनसीआई में टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के सामने क्या लिखूं? ये 3060। और अब ये जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे ना, ये वही फिगर्स होंगी जो बैलेंस शीट में हम लोग रिटेन अर्निंग्स, अदर रिजर्व्स, एनसीआई की फिगर्स निकाला करते थे। ये वही फिगर्स होंगी, पक्का वही फिगर्स होंगी। इस सवाल को मैंने सेम डेटा लिया ही इसलिए था ताकि आपको चेंजेस इन इक्विटी बना के बैलेंस शीट से टैली होके पता चल जाए कि हाँ वाकई सेम फिगर्स आती हैं। चलें अब इसकी चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। ये मैं नहीं मिटा रहा।
इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी चेंजेस इन इक्विटी। फॉर द ईयर 2020 शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल, ये सारे कौन से हो गए? एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी, और साथ कॉलम आ गया एनसीआई का और फिर आ गया टोटल का। बैलेंसेस एज एट 1 जुलाई 19 दिए हुए? नहीं दिए हुए थे। 1 जुलाई 19 यानी 2019 की बैलेंस शीट, तो ये निकालना पड़ेगा। दिखाता हूं कैसे निकालते हैं, आगे चलते हैं। डिविडेंड, दो 2020 में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पेरेंट ने कितना किया? 5%। पॉइंट नंबर, सवाल का पॉइंट नंबर 9। पेरेंट ने 5%, तो पेरेंट का कैपिटल कितना था? हैं? नहीं यार, इसी में था। ये जो अभी सवाल दिया है इसमें है ना, पॉइंट 9 में लिखा हुआ। अच्छा सॉरी, वो हाँ वो बैलेंस शीट कल वाले सवाल में ना, मैंने 2 सवाल तोड़े इसलिए हैं कि अब इसमें इनकम स्टेटमेंट देनी थी। तो वैसे अगर मिक्स सवाल होता तो फिर बैलेंस शीट्स भी होती, एसओसीआई भी होती, या अगर यही सवाल जो अभी है बस इतना ही होता तो फिर कैपिटल बताया होता। और मैंने चूंकि पिछले सवाल ही का लिंक कर लिया ना, तो कैपिटल नहीं अलग से बताया। तो पी का कैपिटल कितना? 70,000। 70,000 का 5% डिविडेंड बांटा, कितना? 3500। ये आएगा यहां पर लेस, और एनसीआई में कौन सा डिविडेंड शो होगा? जो एस के डिविडेंड में से, ये तो वो है जो पी ने बांटा है, एस वाला कौन सा होगा? और एनसीआई में कौन सा डिविडेंड आएगा? जो एस ने डिविडेंड बांटा है और उसमें से भी 30%। तो एस ने कितना डिविडेंड बांटा था? 4,000। 4,000 का 30% 1,200, तो यहां पर 1,200 आएगा। ये टोटल में 3500 और यहां 4700। डिविडेंड रिटेन अर्निंग में वो जो पेरेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को बांटा है, और एनसीआई में वो जो एस ने टोटल बांटा उसमें से जो एनसीआई का हिस्सा है वो। अच्छा, यहां पर एक सवाल आपके जहन में हो सकता है कि एस जो डिविडेंड एनसीआई को दे रहा है, एस जो डिविडेंड एनसीआई को दे रहा है, तो वो तो एनसीआई में ऐड नहीं होना चाहिए। ये एनसीआई है, एस की इक्विटी में एनसीआई का हिस्सा। तो जब एस डिविडेंड दे रहा है तो उसकी इक्विटी से निकल गया ना, तो इसलिए ये कम हो गया। उन लोगों को हाँ मिलेगा पैसा, तो ये उन लोगों का अकाउंट नहीं बनाया हुआ हमने। हम कह रहे हैं कि एस की इक्विटी में एनसीआई का हिस्सा कितना है वो, ये
तो जब एस डिविडेंड देगा तो एस की इक्विटी कम होगी, जब इक्विटी कम होगी तो ये कम होगा। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, ये मैंने भी ज़बानी बता ही दिया था। अदर रिजल्ट में कितना लिखूं? दिस माइनस दिस, कितना? ये माइनस ये, कितना? 2850। रिटेन अर्निंग में कितना लिखूं? 7158। एनसीआई में कितना लिखूं? 3060। और ग्रैंड टोटल 13068। अब आ जाएगा यहां पर बैलेंस एज एट 30 जून 20। लेकिन ये आप वैसे तो बैलेंस शीट से देख के लिख सकते हैं, और अगर सवाल में बैलेंस शीट भी है तो ज़रूर उससे देख के लिखें। अगर सवाल में बैलेंस शीट है और वो आप बना चुके हुए हैं तो बेशक वहां से देख के यहां लिख लें। और ओपनिंग कैसे निकालें? बैलेंस करके। लेकिन मैं आपको वैसे सिखा देता हूं कि ये फिगर निकालते तो कैसे निकालते हैं, वो मैं ज़बानी बताऊंगा, वो आपने खुद ही ट्राई करना है, ठीक है? वो आपने ट्राई खुद करना है, मैं ज़बानी बताऊंगा। वैसे आप बैलेंस शीट से देख के यहां फिगर लिख सकते हैं। क्या फिगर? कैपिटल की 81,200, तो फिर ओपनिंग भी इतना ही था। प्रीमियम 34, तो फिर ओपनिंग भी इतना ही था। अदर रिजर्व्स तो ओपनिंग कितना था? 1 नहीं, माइनस करना है 7। रिटेन अर्निंग कितनी है? 718। वापस ये माइनस ये प्लस, 68186। इधर क्या था? बल्कि क्या था नहीं, तो टोटल इनका टोटल आ जाएगा, इनका टोटल इधर आ जाएगा, इनका टोटल इधर आ जाएगा। एनसीआई बैलेंस शीट में कितनी लिखी हुई है? 35610। इधर ऊपर ये लेस ये ऐड 33,750। इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल में तो बैलेंस शीट भी अगर बना ली होती तो आप ये क्लोजिंग वहां से देख के यहां लिख लें और बैलेंस करके ओपनिंग निकाल लें। लेकिन अगर बैलेंस शीट ना होती तो फिर क्या करते? फिर आप सवाल के डेटा से पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते। पूरी बैलेंस शीट नहीं, ये 4 फिगर्स निकालते। आप सवाल में डाटा है, देखिए एक्विजिशन डेट से सारा डाटा दिया हुआ है। तो अब आप एक काम ये करेंगे, अभी मैं नमाज पढ़ लूं, आप लेक्चर रोकें और आप ये काम करें कि आप पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएं। वही डाटा आप पिछले जो कल मैंने सोल्यूशन किया था ना, उसी को सामने रख लें और उसमें से जो 2020 की चीजें थी वो निकाल दें, बाकी 2019 की रह जाएंगी। मुश्किल नहीं है, जो कल कर दिया था मैंने बोर्ड पे, सोल्यूशन भी आपके पास है, उसको सामने रखें। वर्किंग कौन सी करनी है आपने? अदर रिजर्व्स की, रिटेन अर्निंग की और एनसीआई की। ये तो दोनों 2019 के शुरू में ही जो इश्यू हो गए थे वही है ना, तो ये वही है जो इन्वेस्टमेंट के साथ हमने बैलेंस शीट में लिखे थे। तो ये दोनों तो यही हैं, वाकई यही हैं। 1 2 3, ये 3 वर्किंग्स आपने करनी है, रिटेन अर्निंग की, अदर रिजर्व्स की और एनसीआई की। क्या सोच के कि 2019 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो क्या होता?
अब 2019 की रिटेन अर्निंग्स पी और एस वाली वो आप कैसे पहुंचे? ऐसे ही जैसे मैं यहां पहुंचा हूं। कैसे? जो एस और पी की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स दी हुई है उसमें एस और पी के दिए हुए पैट लेस कर दें। वो कहां से आएंगे? जो एसओसीआई वाले सवाल में दिए हमें, और डिविडेंड्स ऐड बैक करते हैं तो एस और पी के ओपनिंग रिटेन अर्निंग तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी है तो पी और एस की इंडिविजुअल बैलेंस शीट चाहिए ना। उन इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स में अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग क्या आ रहे होते हैं चाहिए ना आपको। तो क्लोजिंग से ओपनिंग तक पहुंचे कैसे? फॉर द ईयर लेस कर दें, डिविडेंड ऐड बैक कर दें। अलग अलग पी और एस की अलग अलग फिगर्स होंगी तो रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व्स की वर्किंग बनाएंगे ना। आप ये ट्राई करें, सारे ट्राई करें, फिर मैं फिगर्स टैली करा देता हूं। लेक्चर पॉज कर लें और आपने 1, 2 और ये तीन फिगर्स आपने निकाल ली हैं कि 2019 की अगर बैलेंस शीट बना रहे होते और 2019 की वर्किंग्स कर रहे होते तो इसमें, इसमें और इसमें। ये जो मैंने बात जबानी बोली है ना, ये कईयों के ऊपर से गई। एस का रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट में फिगर क्या था 2020, जो कल सवाल किया था? एस का पैट कितना है इस साल का? 26,000। ये माइनस कर दें और जो एस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो ऐड कर दें। ये 19 की रिटेन अर्निंग आ जाएंगी। इसी तरह पी की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग क्या आ रही है? पी का पैट कितना है इस साल का? पी ने डिविडेंड कितना दिया है? 3500। तो पिछले साल की रिटेन अर्निंग आ जाएंगे। यही सलूक अदर रिजर्व्स के साथ भी करें। अदर रिजर्व्स का 2020 का बैलेंस दिया हुआ है और जो फॉर द ओसीआई है वो लेस कर दें तो ओपनिंग तक आ जाएंगे। अब आप लेक्चर पॉज करके अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग और एनसीआई 2019 की फिगर्स निकाल रहे हैं और वो यही निकलेंगी तो आपने इसका मतलब सही कर लिया। चलिए लेक्चर पॉज कर दें और ये काम करें। हाँ जी, वो अभी मैंने फिर सोचा कि आपको सॉल्यूशन वर्किंग्स का भी शेयर कर ही देता हूँ। तो वर्किंग्स का सॉल्यूशन भी आपके पास है, आप चेक कर लें। और जो 2019 की मैंने कैलकुलेशंस की हैं वो यहाँ की हैं, इनकी वर्किंग्स भी शेयर कर दी आपसे। चेंजेस इन इक्विटी भी हो गई। अच्छा, अब अगर कंबाइंड सवाल हो, एक तो हमने कर लिया ना, एक तो आपके सामने है, इसके अलावा भी एक तरह का सवाल हो सकता है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना बैठ के, तो आप इसको अपने अल्फाज में लिख जरूर लीजिएगा। अगर ऐसा सवाल है जिसमें एक ही डेटा है, यानी उसी सवाल के अंदर एसओएफपीज भी हैं, उसी सवाल में एसओसीआईज भी हैं, और आपसे दोनों कंसोलिडेट करने को कहा है, तो ऐसे ही जैसे अभी सवाल किया, यानी एसओएफपी। अच्छा, कल जब मैंने एसओएफपी किए थे तो उनको सॉल्व करते हुए एसओसीआईज का कोई इस्तेमाल किया था? नहीं। कैसे कंसोलिडेट की थी? 2 एसओएफपीज दी हुई थी, उनको इस्तेमाल किया, अदर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया, ग्रुप एसओएफपी बना दी। इसी तरह आज जब एसओसीआई बनाई है तो उसको बनाते हुए बैलेंस शीट का इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो अगर आपसे सवाल में एसओएफपी और एसओसीआई दोनों पूछ लिए हैं ग्रुप के, और दोनों एसओएफपी दोनों एसओसीआई गिवन भी हैं इंडिविजुअल, तो आप इनको 2 इंडिपेंडेंट सवाल समझें जैसा ये सवाल किया। दोबारा सुनिए, अगर आपसे सवाल कंबाइंड सवाल, यानी एसओएफपी और एसओसीआई दोनों पूछे हुए हैं, एसओएफपी एसओसीआई दोनों पूछे हुए हैं, और एसओएफपी एसओसीआई दोनों पी और एस के गिवन है, तो फिर आप एसओएफपी का सवाल अलग सॉल्व करें, एसओसीआई का सवाल अलग सॉल्व करें, यानी दोनों को इंडिपेंडेंटली सवाल सॉल्व करें, जैसे ये जो सवाल आज और कल किया है ये हुआ है। ये बातें लिख लें तो अच्छा है। डेढ़ लाइन लिख लें, 2 लाइन लिख लें, जितने भी आती है। बात दोहरा देता हूं, अगर आपको एक बड़े सवाल के अंदर एसओएफपी और एसओसीआई दोनों बनाने टेस्ट हो गए
और सवाल में SOFP SOCI दोनों P और S की दी हुई थी, बिल्कुल जैसे ये आज और कल मिला के सवाल किया है। अगर ये इकट्ठा सवाल होता तो इस सवाल में SOFPs 2 दी होती, 2 SOCIs दी होती और यही सारे 9-10 पॉइंट दिए होते। तो फिर क्या करना है, दोनों सवालों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। SOFP का सवाल करें तो SOCI की तरफ मत देखें, SOCI का सवाल करें तो SOFPs की तरफ मत देखें। हाँ, वर्किंग जरूर कॉमन हो सकती है। NCI बैलेंस शीट की अलग वर्किंग हो रही होगी और NCI SOCI के लिए अलग वर्किंग हो रही होगी। एक बात तो ये हो गई। लिख लिया? हो सकता है सवाल में, अच्छा ये सवाल में हो चुका है, यानी ये CFAP लेवल पे भी हो चुका है। कैफ लेवल पे तो हुआ ही है 2 दफा, CFAP लेवल पे भी ये काम हो चुका है कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया, ट्रायल बैलेंस, और अब SOFP और SOCI बनानी है। पहले मैंने क्या कहा था, 2 SOFPs और 2 SOCIs दी हुई हैं, तो आप दोनों का सवाल इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। दूसरी बात मैंने की है कि आपको 2 SOFPs 2 SOCIs देने की बजाय 2 ट्रायल दे दी हैं, एक P का और एक S का। अब SOCI और SOFP कैसे बनाएं, इसका जवाब देता हूं। दोनों में फर्क पता चल गया। एक मैंने कहा है कि SOFPs और SOCIs दिए हुए P और S के। दूसरा सिनेरियो मैं कह रहा हूं कि आपको SOFPs और SOCI नहीं दिए हुए, 2 ट्रायल्स दिए हुए, एक P का और एक S का। ट्रायल में क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, इक्विटी। अब ये जो मैंने दूसरा सिनेरियो बताया है, ये पहले सिनेरियो से कैसे डिफरेंट है कि अभी स्टेटमेंट्स नहीं बनी हुई, तो आप खुद बना लें। अच्छा, पहले स्टेटमेंट्स बनाए फिर बैठ के? नहीं, आपको जो ट्रायल दिया होगा वो ऑलरेडी उन्हीं लाइन आइटम्स का होगा जो आप वैसे भी SOCI और SOFP में लिखते हैं। यानी जो सवाल अभी आपको मैंने दिया है, जो हमने अभी किया है, आप इन दोनों सवालों को सामने रखें, दोनों क्वेश्चन सामने रखें। कल जो दिया था वो भी और जो आज दिया है वो भी। SOFPs और SOCIs गिवन है ना। अगर आप SOFP और SOCI की लाइन आइटम्स एक ही लंबे से टेबल में रख लें तो वो ट्रायल बन जाएगा। SOCI की शक्ल SOFP की शक्ल की बजाय अगर आप इन सारी आइटम्स को लिस्ट डाउन करें, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस लिखें, तो ट्रायल बन जाएगा ना। तो फिर ये शक्ल दी होगी आपको। अब इसमें आपको सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो ये कि SOFP की शक्ल में भी लिखे तो एसेट्स लायबिलिटीज होते थे ना। आप SOFP की शक्ल देख के तो नहीं ना ग्रुप बैलेंस शीट बनाते थे, आपको तो एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर्स लेनी होती थी। यानी आपको PPE की फिगर चाहिए होती थी, आपको इन्वेंट्री डेटर्स की फिगर चाहिए होती थी। तो वो SOFP की शक्ल की बजाय ट्रायल की शक्ल में दे तो क्या है, फिगर्स तो मिल रही है ना। लेकिन सिर्फ एक मसला आएगा, वो ये कि ट्रायल में जब तक एक्सपेंसेस इनकम्स मौजूद हैं, इसका मतलब अभी तक इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई गई, प्रॉफिट नहीं निकाला गया और प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में नहीं डाला गया। तो आप लोग पहले वर्किंग में SOCIs बना लें, उनसे प्रॉफिट्स निकाल लें और वो जो ट्रायल में रिटेन अर्निंग्स दी हुई हैं उनमें खुद से ऐड कर लें। अब आपका ये पहले जैसा सवाल बन गया। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप आया है कि आपको वर्किंग में SOCIs दोनों की अलग अलग बनानी पड़ेंगी, दोनों के प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। जब प्रॉफिट्स निकल आए तो उनको सवाल के ट्रायल में दी हुई रिटेन अर्निंग्स में ऐड करना पड़ेगा, OCI को अदर रिजर्व में ऐड करना पड़ेगा। कर लिया? अब ये पहले सिनेरियो जैसा बन गया कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट्स मिल गई, प्रॉपर SOCIs मिल गई। तो अब आप इनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। ठीक है? अच्छा, अब आपने ना अपने ऊपर मेहरबानी ये करनी है और मेरे ऊपर भी। अगली क्लास में मैंने आपको अब एसोसिएट्स पढ़ाने,
और एक बार जब एसोसिएट्स पढ़ा लूंगा उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स, और कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बाद मैंने चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा करके सब्सिडरी तक पहुंचेंगे। यानी पहले 5% शेयर्स खरीदे, फिर 20% और खरीद लिए, फिर 30% और खरीद लिए, 2-3 स्टेप्स में सब्सिडरी तक पहुंचे। इसका उलट सब्सिडरी थी, थोड़े शेयर्स बेचे, फिर थोड़े और बेचे, फिर थोड़े और बेचे। ये है चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर्स। फिर इसके अलावा हमने कंसोलिडेशन में पढ़नी है ग्रुप कैश फ्लो, और फिर इसके अलावा हमने पढ़नी है फॉरेन कंसोलिडेशन। तो हमारा अभी एसोसिएट जॉइंट वेंचर एक ही तरह से सॉल्व होता है। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कराऊंगा अगली बार, फिर कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स कराऊंगा, फिर चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर कराऊंगा, फिर कैश फ्लो कराऊंगा, और फिर फॉरेन कंसोलिडेशन कराऊंगा। या देखूंगा, हो सकता है कैश फ्लो और फॉरेन कंसोलिडेशन स्वैप कर लूं। अभी ये हमारी सारी कंसोलिडेशन में ये सारा कुछ रहता है, क्योंकि कंसोलिडेशन में कम से कम भी महीना लगता है। तो आप जितना ज्यादा इस बेसिक कंसोलिडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना आपको अगलों में आसानी होगी। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जो मैंने आपको कैफ 7 लेवल के नोट्स दिए हुए हैं, आप इनके सवाल पूरे कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहे, 1-2 कर लें, बाकी सिर्फ देख लें सोल्यूशन के साथ। लेकिन बस आपने सारा कुछ नजर से गुजार लेना है, क्योंकि अभी तक मैं सिवाय डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट के अभी तक मैंने कुछ सीफैप का नया नहीं बताया। अभी तक हमने सारा कैफ 7 रिवाइज किया। यह भी जरूरी था रिवाइज करना, क्योंकि कुछ लोग अभी 2 साल के पहले पढ़ के गए हैं, तो 2 साल बहुत होते हैं भूलने के लिए। कुछ लोग अभी रिसेंटली पढ़ के गए हैं, लेकिन जिन्होंने पास कर लिया भुला दिया पढ़ के। तो ये मुझे रिवाइज करना जरूरी था, लेकिन बेटा इससे ज्यादा मैं नहीं टाइम लगा सकता इस पे। तो इसमें आपकी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो आपको कैफ 7 लेवल के मैंने सारे सवाल, ये जो आपको SOFP और SOCI के जो इन 4 दिनों में नोट्स पढ़ाए हैं मैंने, इनके साथ सवाल भी हैं। ये पूरे सवाल सारे के सारे SOFP SOCI कंप्लीट आप कर लें। जो अगला लेक्चर होगा 47, आप चाहे वो एक दिन बाद सुन लेना, लेकिन उससे पहले अपनी सारी प्रैक्टिस पक्की कर लें। ये हो गया ना, आप देखें ये हो गया टैली। अब मैंने वो SOCI से फिगर्स उठाई हैं और ये बैलेंस शीट से टैली हो गया। वो जो बात आप डिविडेंड की कर रहे थे, अब वो पेरेंट के जो हमने प्रॉफिट निकाला, अच्छा मैं भी ऑफ कैमरा बताता हूं। अच्छा जी, अब शर्मो हया के चैप्टर पे करते हैं बात। इब्ने माजा में रिवायत है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर दीन की एक खसलत होती है। खसलत मतलब आप कह लें एक बुनियादी क्वालिटी, और इस्लाम की खसलत हया है। यानी जो इस्लाम दीन है वो हया पे बेस्ड है। तो इस्लाम की खसलत हया है।